नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे छंद टॉपिक। पिछली कक्षा के अंदर हमने अलंकार पढ़ा। उम्मीद करता हूँ वो कक्षा आपको बहुत पसंद आई होगी। उसके अंदर मैंने अलंकार से संबंधित आपके वरिष्ठ अध्यापक में जितने भी अलंकार थे वो अलंकार से संबंधित सारी थ्योरी पढ़ी और आरपीसी में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे उन सारे प्रश्नों को मैंने हल करवाया। आज की कक्षा में ही हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले छंद से संबंधित हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद में जितने भी प्रश्न आरपीसी ने आज तक पूछे हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो लीजिए चलते हैं सीधे कक्षा की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये अंतिम समय में आपके लिए रामबाण कक्षाएं साबित हो रही होगी और मैंने मेरी तरफ से जितना बेस्ट दे सकता था उतना मैं बेस्ट देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। आप एक बार प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये क्लासें आपको कैसी लग रही है। ये अपनी बुक है, सबको पता है इस बुक के बारे में। इसकी आप डेमो पीडीएफ देखना चाहते हो तो अपने टेलीग्राम चैनल पर आकर इसकी डेमो पीडीएफ जरूर देखना। टेलीग्राम चैनल है अपना हिंदी बाई जेसी सर आरएस। ये 15 प्रैक्टिस सेट है। टॉपिक वाइज सामग्री इसके अंदर दी गई है। पहले प्रश्न और उसके बाद में प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, और हल जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं वैसा वैसा हल आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी जेसी सर आरएस के टेलीग्राम चैनल पर। इस नाम से सर्च कर सकते हो या फिर आप हिंदी बाई जेसी सर आरएस के नाम से सर्च कर सकते हो। ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। इस कक्षा के अंदर हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे, उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। फालतू किसी भी चीज का समावेश इस कक्षा के अंदर नहीं किया गया है और ना मैं आगे करूंगा। हमारा आज का टॉपिक है छंद। क्या होता है छंद? बेसिक जानकारी देखिए। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नचित्त करना, आह्लादित होना, आच्छादन करना, ढकना, बांधना। ये इसके शाब्दिक अर्थ है। आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया। छंद उस रचना का नाम है जिसमें मात्राओं और वर्णों की संख्या निश्चित की जाती है तथा यति व गति का क्या रखा जाता है? पूर्ण ध्यान रखा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? छंद। छंदोमयी रचना को पद्य कहते हैं और छंदो विहीन रचना को गद्य कहते हैं। पद्य या छंदोमयी रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है और प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है। अब क्या होते हैं गण और क्या, और गणों के कितने भेद होते हैं? तीन वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? गण कहेंगे। तीन वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? गण कहेंगे। और गणों के कितने भेद है? 8 भेद है। कितने भेद हैं? 8। गणों को ज्ञात करने का सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा। क्या है गण और किस प्रकार गणों को ज्ञात करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये गण, 8 प्रकार के गण, उसके लक्षण, रूप और ये उदाहरण। नॉर्मल जानकारी इनके बारे में आपको होनी चाहिए। पहला गण है आपके यगण। यगण का लक्षण है आदि लघु, यानी कि इसका जो प्रारंभिक वर्ण है वो क्या होगा? लघु। उसके बाद में गुरु, गुरु। यमाता, यमाता। भवानी, ये भवानी शब्द के अंदर आप देख सकते हो लघु, गुरु, गुरु। उसके बाद मगण, तीनों गुरु, मातारा, गुरु, गुरु, गुरु। सावित्री शब्द में गुरु, गुरु और गुरु। सगण में अंत्य लघु, मतलब अंतिम जो वर्ण है वो कैसा होगा? लघु होगा। ताराज देख सकते हो, आदित्य को देख सकते हो। उसके बाद में रगण, इसका जो मध्य वर्ण होगा वो कैसा होगा? लघु होगा। और राजभा शब्द, उसके बाद में उसका उदाहरण भारती। फिर है जगण, मध्य गुरु होगा, जबान और गणेश। फिर है भगण, उसका आदि गुरु होगा। आदि गुरु आप देख सकते हो मानस और शंकर। ये मात्राएं कैसे ज्ञात करते हैं कैसे नहीं, अभी हम इसके नियम पढ़ेंगे। नगण, इसमें तीनों लघु होते हैं, नसल, अनल, उदाहरण है इनके। फिर है सगण, अंत्य गुरु होता है। सगण के अंदर सलगा, अंत्य क्या होता है? गुरु होता है। ये यहां पर गलत लिखा गया। अंत्य गुरु। चलिए
छंद के भेद कितने होते हैं? मुख्यतः छंद के भेद 2 भेद होते हैं। पहला भेद है आपके वैदिक छंद और दूसरा आपके लौकिक छंद। यहां से पूछे तो ठीक और यहां से नहीं पूछे तो छंद के 2 भेद, मुख्यतः वर्णिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। यह है प्रमुख भेद। वैदिक छंद कौन कौन से हुआ करते थे? जगती, उष्णिक, गायत्री, पंक्ति, अनुष्टुप, ये आपके थे वैदिक छंद। और अब वर्तमान में जो प्रचलित वो लौकिक छंद। और लौकिक छंदों के पुनः 2 भेद, वर्णिक और मात्रिक। और यही छंदों के 2 भेद है, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छंद के अंदर भी समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। और इसके भी पुनः 2 भेद, समवर्णिक छंद के एक साधारण छंद और एक दंडक श्रेणी के छंद। ये क्या होता है साधारण छंद, क्या होता है दंडक, ये हम आगे पढ़ेंगे। मात्रिक छंद के भी पुनः 3 भेद, सम मात्रिक, अर्धसम और विषम मात्रिक। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा छंद अर्धसम मात्रिक है, कौन सा सम मात्रिक है, ये आपको याद रखना। ये इसकी भी सारणी मैंने आगे आपको दी है। सम मात्रिक छंद के भी पुनः 2 भेद, एक साधारण सम मात्रिक और एक दंडक श्रेणी का सम मात्रिक छंद। देखिए वर्णिक छंद क्या होते हैं। देखिए जिस छंद की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है वो वर्णिक छंद। और उसमें आपके सिलेबस में है मदाक्रांता, द्रुत विलंबित आदि कैसे छंद, वर्णिक छंद। फिर आपके मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंदर क्या होता है? जिस काव्य रचनाओं में मात्राओं की संख्या की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है वो मात्रिक छंद। उसमें आपके सिलेबस में चौपाई, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, छप्पे, कुंडलियां, ये सारे कैसे छंद, मात्रिक छंद। फिर सम छंद क्या होते हैं? मतलब सम मात्रिक या समवर्णिक छंद क्या होते हैं? जिस छंद के सभी चरणों, मतलब 4 चरण होते हैं, सभी चरणों में एक समान वर्ण अथवा क्या होती है, मात्राएं। जैसे आपके मदाक्रांता, द्रुत विलंबित, ये दोनों कैसे, सममात्रिक नहीं समवर्णिक छंद है। फिर आपके चौपाई, हरिगीतिका, मतगयंद, सवैया, ये आपके हैं सममात्रिक छंद। फिर है अर्ध सम छंद। जिस छंद के विषम चरणों मतलब पहले और तीसरे, और सम चरणों मतलब दूसरे और चौथे चरणों में क्या होती है, समान मात्राएं होती है। जैसे दोहा और सोरठा, ये दोनों ही अर्ध सम मात्रिक छंद है। याद रखिएगा दोहा और सोरठा दोनों क्या हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद। फिर आपके विषम छंद। जिस छंद के सभी चरणों में असमान या भिन्न भिन्न वर्ण या मात्राएं होती है, सभी चरणों में, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सभी चरणों के अंदर असमान या भिन्न भिन्न मात्राएं होती है, वो कहलाता है विषम छंद। जैसे छप्पे और कुंडलियां कैसे छंद है, विषम मात्रिक छंद है। नोट, सम छंदों के पुनः 2 भेद किए गए, एक साधारण छंद और दूसरा दंडक। साधारण छंद क्या होते हैं, याद रखिएगा, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 26 तक तो क्या होने चाहिए, वर्ण, और 32 तक क्या होनी चाहिए, मात्राएं, तो वो क्या कहलाएंगे, साधारण सम छंद। साधारण सम छंद कहलाएंगे। मतलब अगर कोई वर्णिक छंद है उसके अंदर तो 26 तक वर्ण होना चाहिए, अगर कोई मात्रिक छंद है तो उसके अंदर 32 तक क्या होनी चाहिए, मात्राएं होनी चाहिए। अब दंडक श्रेणी के सम छंद कौन कौन से हैं? जिन छंदों के प्रत्येक चरण में अगर कोई वर्णिक छंद है उसके अंदर तो 26 से अधिक वर्ण होने चाहिए, अगर कोई मात्रिक छंद है तो उसके अंदर 32 से अधिक मात्राएं होनी चाहिए, तो वो कैसा छंद माना जाएगा, दंडक श्रेणी का छंद। चलिए, उम्मीद करता हूं वो सारणी आपको समझ में आई होगी। अब है आपके वर्णिक छंद। वर्णिक छंद पुनः 2 भेद, एक है वर्णिक गणबद्ध छंद, मतलब जिस काव्य रचना के अंदर गणों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है वो तो कहलाएंगे वर्णिक गणबद्ध छंद, और जिसके अंदर वर्णों की संख्या के साथ साथ गणों पर भी विचार किया जाता है वो तो है वर्णिक गणबद्ध छंद। और वर्णिक मुक्तक छंद वो होते हैं केवल वर्णों की गणना पर ही ध्यान रखा जाता है, वो वर्णिक मुक्तक छंद। वर्णिक मुक्तक छंद में आपके एक ही है मनहरण कवित छंद, वो कैसा है, एक वर्णिक छंद है और कैसा, मुक्तक छंद है। फिर वर्णिक गणबद्ध छंद के वापस 3 भेद, समवर्णिक, अर्ध समवर्णिक और विषम वर्णिक। हमारे सिलेबस में सिर्फ समवर्णिक दिए गए हैं, कौन कौन से, एक द्रुत विलंबित, एक मदाक्रांता, एक मतगयंत सवैया, ये तीनों ही समवर्णिक छंद है जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। और तीनों ही कैसे, वर्णिक,
वर्णिक में भी कैसे, समवर्णिक, और उसमें भी कैसे, वर्णिक, गणबद्ध, छंद, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके मात्रिक छंद, मात्रिक छंद के 3 भेद, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्री में हमारे सिलेबस में 2, चौपाई और हरिगीतिका, ये दोनों ही कैसे हैं, सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक में ही हमारे सिलेबस में 2, दोहा व सोटा, और विषम मात्रिक में ही हमारे पाठ्यक्रम के अंदर 2, छपे व कुंडलियां। अब है मात्रा निर्धारण का नियम, ये आपको वैसे सबको पता है, अंतिम समय में क्लास है तो रिवीजन क्लास है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ऋस्व स्वर ए, ई, उ, री और ली व चंद्र बिंदु जहां भी दिखे वहां मात्रा कैसी, लघु मात्रा, जैसे कमल एक मात्रा, म, क्रमी, ये री एक मात्रा एक मात्रा, तो लघु मात्रा का प्रयोग होगा ऋस्व स्वरों के साथ में। और उसके साथ साथ अगर चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु लगे हुए वर्ण भी के नीचे मात्रा कैसी, लघु मात्रा। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा, तो वहां पर गुरु मात्रा लगेगी, जैसे वधु, एकी, कुआ, यहां पर कैसी मात्रा, लघु मात्रा लगेगी, सॉरी गुरु मात्रा। फिर आपके अनुस्वार युक्त कोई भी वर्ण है तो वहां गुरु मात्रा मतलब बड़ी मात्रा, जैसे अंक है, शंकर है। और विसर्ग से पूर्व वर्ण, अगर आगे वाले यहाँ विसर्ग लगा, विसर्ग से पूर्व वर्ण के आगे मात्रा कैसी, गुरु मात्रा, दीर्घ मात्रा। हलंत व्यंजनों या स्वर रहित वर्णों या आधे वर्णों से पूर्व वर्ण गुरु मात्रा लगेगी, जैसे तय है, हलंत है, लेकिन इससे पहले वाला क्या होगा, गुरु मात्रा। आदित्य, ये तय है, ये स्वर रहित है, ये द्वित वर्ण भी बोल सकते हो इसको आप, मतलब हलंत व्यंजन भी बोल सकते हो, यहाँ भी गुरु वर्ण। ये संयुक्त, यहाँ इससे पहले गुरु वर्ण, ये अनुस्वार लगा हुआ, ये गुरु वर्ण, गुरु मात्रा। संयुक्त अक्षरों या संयुक्त व्यंजनों से पूर्व वर्ण क्या होगा, गुरु होगा। कैसे होगा गुरु, देखो ये त्रय है, संयुक्त वर्ण, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, गुरु, और ये उसे पूर्व वर्ण क्या होगा, गुरु। पक्ष, ये क्या पहला वाला क्या हो जाएगा, गुरु, और ये अज्ञानी, इससे पहले वाला, और ये दीर्घ है ही तो ये दीर्घ, ये भी दीर्घ। कृष्णा, ये द्वित वर्ण है आपके या संयुक्त व्यंजन है, इधर इधर क्या हो जाएगा, गुरु, और वापस ये कर्ता, ये संयुक्त वर्ण, ये इस प्रकार। अब तो किसी शब्द के प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन हो तो गुरु मात्रा नहीं लगेगी। अब ये चीज याद रखिएगा, अगर किसी शब्द के प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन हो तो गुरु मात्रा नहीं लगेगी। ये लघु, ये गुरु, लघु, ये देखो प्रारंभ में संयुक्त वर्ण, लघु 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 लघु, याद रखिएगा। चरण के अंत में यदि चरण के अंत में आवश्यकता अनुसार गुरु या लघु मानी जा सकती है। चरण का समापन हो रहा है, अगर मात्रा 13 ही चाहिए और 14 हो रही है तो उसको आप गुरु लघु मान सकते हो। अब हम पहले पढ़ेंगे सममात्रिक छंद। क्या पढ़ेंगे, सममात्रिक छंद, यानी कि मात्रिक सम छंद, और हमारे पाठ्यक्रम में है चौपाई और हरिगीतिका। चौपाई और हरिगीतिका ये दोनों किस प्रकार के छंद है, सममात्रिक छंद या मात्रिक सम छंद। पहले हम पढ़ेंगे चौपाई छंद को। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा चौपाई छंद के अंदर। प्रश्न लगभग संभावना रहेगी कि ये जो मैंने पहले आपको दिए हैं सारा इसके लक्षण दिए हैं, चौपाई छंद के जितने भी लक्षण दिए ये आपको याद होने ही चाहिए। ये याद होंगे तभी आपका प्रश्न यहां से आपका सही होगा। प्रत्येक चरण के अंत में जगण, मतलब लघु गुरु लघु और तगण, गुरु 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 लघु नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। 4 चरण है, यानी कि चरण के अंत में जगण और तगण नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। चरण के अंत में गुरु लघु भी नहीं आना चाहिए। गुरु और लघु, ये गुरु लघु और ये गुरु लघु, मतलब नहीं आना चाहिए। और चरण के अंत में प्राय 2 गुरु होते हैं, प्राय 2 गुरु होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तुक पहले और दूसरे चरण का, मतलब पहले चरण का तुक है वो दूसरे चरण से मिलेगा, और तीसरे चरण का जो तुक है वो चौथे चरण से
आपस में मिलता है। ये चौपाई छंद के क्या है, लक्षण है। अब लक्षण आप पहचान यहाँ कर सकते हो। पहले तो ये कैसा छंद है, मात्रिक छंद है, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। तो गिनती करो, लघु 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 गुरु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, सॉरी लघु लघु गुरु गुरु। कितनी हुई, 1 2 3 4, मतलब जो गुरु होगी उसकी मात्राएं 2 होगी। 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैंने क्या कहा, आवश्यकता अनुसार चरण के अंत में गुरु या लघु मानी जा सकती है। अगली में देखिए, गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु। इधर गिनती करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मात्राएं आपको दिखाई दे रही, बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब क्या कह रहा, प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण नहीं होगा, मतलब गुरु लघु लघु गुरु लघु नहीं होगा। अब देखिए, गुरु गुरु हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये गुरु गुरु है लास्ट में, लेकिन अंत में गुरु लघु कहीं नहीं है। तो ये सर सही हो गया। तुक है वो पहले का दूसरे से, ये बड़भागी का तुक दूसरे से मिल रहा है, अनुरागी। इसका तुक, तनय माता पितु तोकन हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दूसरे तीसरे का चौथे से और पहले का दूसरे से तुक मिल रहे हैं। तो इस प्रकार ये था आपके चौपाई छंद। अब दूसरा छंद है आपके हरिगीति का छंद। कौन सा, हरिगीति का। पहला लक्षण, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 28 मात्राएं। कितनी मात्राएं, 28। 16 और 12 पर क्या लगती है, यति लगती है। चरण के अंत में लघु गुरु होगा, याद रखिएगा, लघु और गुरु होगा। चरण की 5 12 19 व 26वीं मात्रा क्या होगी, लघु होगी। प्रत्येक चरण की जो 5वीं मात्रा है, 12वीं मात्रा है, 19वीं मात्रा और 26वीं मात्रा, वो कैसी होगी, लघु होगी। ये भी इसका क्या लक्षण है। तुक प्राय सभी चरणों में मिलते हैं, प्राय तो सभी चरणों में मिलते हैं, लेकिन पहले वे दूसरे चरण का तथा तीसरे व चौथे चरण का आपस में मिलना क्या है, आवश्यक है हरिगीति का छंद के अंदर। गीतिका के आरंभ में अगर हम 2 मात्राएं जोड़ देते तो कौन सा छंद बन जाता है, हरिगीति का। ये हरिगीति का छंद के क्या थे, लक्षण थे। देखिए पहचान कर लेते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी बताई जा रही है, 28। अनुस्वार लगा, गुरु गुरु लघु गुरु लघु लघु लघु। इससे पहले स्थलीय है, संयुक्त है, तो इससे पहले कौन सा होगा, गुरु। ये लघु गुरु, अनुस्वार लगा हुआ गुरु, एक ही मात्रा भी है। अब देखो गिनती करो, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। 16 पर यति लगी। अब देखो, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु 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 गुरु, फिर 12 पर यति। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पर यति। तो कुल मिलाकर ये मामला है। फिर बाद में चरण के अंत में लघु गुरु होगा। ये देखिए चरण के अंत में लघु और गुरु होगा, बिल्कुल है। चरण की 5वीं 12वीं 19वीं, 5वीं देखिए 2 4 और 5वीं लघु है, बिल्कुल है। 12वीं देखिए 6 7 8 9 10 11 12वां लघु है, बिल्कुल है। 19वीं देखिए 13 14 15 16 17 18 19वीं लघु है, बिल्कुल है। 26वीं देखिए 20 21 22 23 24 25 26, ये 26वीं लघु है, लघु होगी, बिल्कुल सही। तो प्राय तो सभी चरणों में मिलते हैं। देखो पहला चरण करो डरो, पहले की दूसरी से, भरो, मतलब सभी चरणों की मिलती है, लेकिन पहले का दूसरे से और दूसरे का तीसरे का चौथे से मिलना क्या है, आवश्यक है, याद रखिएगा। और गीतिका के आरंभ में 2 मात्रा, गीतिका में कितनी मात्राएं होती, 26, और उसके पहले 2 मात्राएं जोड़ने से कौन सा बन जाता है, हरिगीतिका। ये हरिगीतिका के छंद के क्या थे, लक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्धसम मात्रिक छंद, यानी कि मात्रिक अर्धसम छंद। और हमारे पाठ्यक्रम के अंदर 2 है, दोहा और सोरठा। तो दोहा और सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। वापस पुनः सुनिएगा, दोहा और सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा छंद ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं नहीं होती, याद रखिएगा। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं नहीं होती, स्टार मार्क कर लेना।
कौन सा मार्क? स्टार मार्क कर लेना कि दोहा छंद के अंदर प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं नहीं होती है। इसके 4 चरण होते हैं, बिल्कुल 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में मतलब पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। और इसके सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। सम चरणों के अंत में लघु आवश्यक है। इसके जो सम चरण है उसके अंत में क्या आवश्यक है? लघु जरूरी है। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होते हैं। सम चरणों के अंत में क्या होते हैं? गुरु और लघु। और विषम चरणों में गुरु लघु नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। सम चरणों में तो गुरु लघु होगा, लेकिन विषम चरणों में गुरु लघु नहीं होगा। विषम चरण के अंत में जगण नहीं होगा, यानी कि गुरु और लघु नहीं होगा, ये सेम बात है। तुक सम चरणों के अंत में मिलते हैं। दोहा छंद के अंदर तुक है वो कौन से? सम चरणों के अंत में मिलते हैं, यानी कि दूसरे व चौथे के अंत में मिलता है। और यति होती है प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति होती है चरणांत। ये दो है छंद के लक्षण। एक भी लक्षण आरपीसी कोई नया नहीं बना सकती। जितने लक्षण बन सकते थे, जितने घुमा फिराकर इसके दोहा छंद के जितने भी छंदों के लक्षण बन सकते थे, वो सारे लक्षण मैंने यहाँ पर बना दिए। उदाहरण आप देख सकते हो, गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु, यहाँ गुरु होगा क्यों? आगे संयुक्त वर्ण, गुरु गुरु। अब देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ यति लग गई? फिर 14 15 16 17, इधर देखो 2 4 6 8 10 11, फिर 11 पर यति लग गई। अब क्या कहा? तो विषम चरणों में 13 मात्राएं, बिल्कुल पहला चरण इसमें 13 मात्राएं, और फिर तीसरे में क्या होगी? 13 मात्राएं। और सम चरणों में कितनी? 11 मात्राएं या 11 मात्राएं। फिर सम चरणों के अंत में गुरु लघु होते हैं। ये सम चरण है, और यहाँ पीछे क्या? गुरु और लघु बिल्कुल है। और विषम चरणों में गुरु लघु नहीं होगा। ये विषम चरण है, यहाँ पर गुरु और लघु नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। विषम चरण के अंत में जगण नहीं होगा, मतलब आईएसआई नहीं होगा, ये देख सकते हो आईएसआई मार्का नहीं होगा। जगण मतलब जबान। गुरु लघु, लघु गुरु लघु नहीं होगा, लघु गुरु लघु नहीं होगा। ये विषम चरण देखो, गुरु लघु, गुरु तो है लेकिन गुरु लघु गुरु लघु नहीं है, ये नहीं होगा। और तुक है सम चरणों के अंत में मिलते हैं। ये सम चरण देखिए, दूसरे का चौथे से मिल रहा है। देश संदेश मिल रहा है। यति है वो चरण के अंत में लगती है, बिल्कुल लगती है। प्रत्येक चरणांत होती है, बिल्कुल होती है। यति होती है तभी तो हमने क्या कहा? प्रत्येक चरण के अंत में यति। ये हंस छोड़ आए कहाँ? यति। मुक्ताओं का देश यति। फिर बाद में इन आगे भी, यहाँ बंदिनी के लिए यति, फिर लाए कहाँ? संदेश यति। तो ये था आपके दोहा छंद के लक्षण। अब आपके सोरठा छंद, कैसा? अर्धसमात्रिक छंद। और इसके प्रत्येक चरण में भी 24 मात्राएं नहीं होती। ये आप लक्षण आपको याद रखना है। इसके 4 चरण होते हैं, और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं, और दोहे के विषम चरणों में कितनी मात्राएं थी? 13 मात्राएं। इसके सम चरणों में, विषम में तो 11 और सम में 13, और ये दोहे का उल्टा है। विषम चरण के अंत में यहाँ लघु आवश्यक है, और सम चरण के अंत में जगण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जगण। जगण बोले तो लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। तुक विषम चरणों मतलब दूसरे व चौथे के अंत में मिलते हैं। क्या क्या है? अंत के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? गुरु लघु नहीं होना। अब देखो, गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ क्या लगी? यति। के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ 13 और 11 पर क्या? 11 और 13 पर क्या लगी? यति। पहले यहाँ लगी और फिर 13 पर यति लगी। ठीक है। अब देखो,
सही है, हो गया। फिर विषम चरण के अंत में लघु नहीं होना चाहिए, मतलब विषम पहला और तीसरा लघु आवश्यक है, सॉरी क्या है, लघु आवश्यक है, ये लघु जरूरी। और सम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए, मतलब लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। गुरु गुरु नहीं, लघु लघु है लेकिन लघु गुरु लघु नहीं है। फिर तुक है, विषम चरणों के अंत में मिलता है, ये पहले और तीसरे का तुक है, वो आपस में मिल रहा है। ये अथा और ये माँ, ये तुक आपस में आप देख सकते हो मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके विषम मात्रिक छंद। अब कौन से छंद है? विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद में हमारे पाठ्यक्रम में है दो कुंडलिया और छपे। कुंडलिया छंद, दोहा और रोला छंदों के मेल से कौन सा छंद बनता है? ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। दोहा और दूसरी जो रोला की जगह उलाला कर देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोहा और रोला छंदों के मेल से कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। यह 6 चरणों का एक मिश्रित विषम छंद है। कैसा छंद है? मिश्रित विषम मात्रिक छंद है। इसके जो प्रारंभ के जो 2 चरण है वो किसके? दोहा के। और बाद के जो 4 चरण है वो किसके हैं? रोला के। ये आपको लक्षण किसी भी हालत में याद होने चाहिए। दोहा का जो पहला शब्द है, दोहा छंद का जो पहला शब्द है वो रोला का क्या होगा? अंतिम शब्द होगा। यानी कि प्रथम चरण दोहा का पहला शब्द, अंतिम चरण रोला का क्या होगा? अंतिम शब्द होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रारंभ में आता है। जो दोहा का जो चौथा चरण होता है वो रोला जब प्रारंभ होता है उसके प्रारंभ में आता है, ये याद रखिएगा। रोला छंद डायरेक्टली हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है रोला में, और रोला के 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। और अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये है रोला छंद की विशेषताएं। उदाहरण देख सकते हो कुंडलिया छंद का। इसमें कितने चरण? 6 चरण आपके सामने हैं। गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। अब देखो 2 4 6 8 9 10 11 यति लग गई। यहाँ पर कोई संगी नहीं, उतने हैं इत ही को संग। और यहाँ वापस ये पूरा। और क्या कह रहा है? चरण 6 बिल्कुल दिख रहे हैं। ये प्रारंभिक जो है 2 चरण होते हैं दोहा के, और अंतिम जो 4 चरण है वो होते हैं रोला के। बिल्कुल आप इसी प्रकार पहचान कर सकते हो। दोहा का जो पहला शब्द है, ये कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा? कोई। दोहा का पहला शब्द, रोला का अंतिम शब्द होगा ये कोई। ये रोला का क्या हो गया? अंतिम शब्द। यानी कि प्रथम चरण दोहा का पहला शब्द, अंतिम चरण रोला का अंतिम शब्द होगा। ये आप देख पा रहे हो। दोहा का जो अंतिम चरण है, ये दोहा का अंतिम चरण कौन सा है? देहु मिली तही ते सब सो सहित उमंग। ये क्या? दोहा का अंतिम चरण है। क्या लिखा हो? दोहा का अंतिम चरण। ये दोहा का अंतिम चरण रोला के प्रारंभ में आता है। ये देखो आप, रोला के प्रारंभ में आता है, देख पा रहे होंगे, रोला के प्रारंभ में। तो ये इसके क्या है? लक्षण है कुंडलिया छंद के, अच्छे से आपको याद रखने हैं। अब है आपके छप्पे छंद। रोला और उलाला छंदों के मेल से कौन सा छंद बनता है? छप्पे छंद बनता है। ये याद रखना, रोला और उलाला के मेल। ये 6 चरणों का, बिल्कुल 6 चरणों का विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। प्रारंभ के इसके जो 4 चरण हैं वो रोला के, और अंतिम के जो 2 चरण है वो किसके? उलाला छंद के होते हैं। इसकी प्रथम 4 पंक्तियों में, इसकी जो प्रथम 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं हैं, क्योंकि प्रथम 4 पंक्तियां कौन से छंद की? रोला छंद की। कितनी मात्राएं? 24-24, 11 और 13 पर यति। अभी हम रोला के बारे में पढ़ा। और अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं उसमें 28-28 मात्राएं, ये उलाला छंद की विशेषताएं हैं। और 15 और 13 पर उलाला छंद में क्या लगती है? यति लगती है। और कहीं कहीं 26 पर भी लग जाती है, मतलब 26 मात्राएं भी होती है कहीं कहीं उलाला के अंदर। तो ये जानकारी भी आपको छप्पे छंद के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली उलाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही रोला है। लेकिन इन दोनों के अगर छप्पे छंद है तो इन दोनों के लक्षण भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो रोला छंद के अंदर प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्राएं, और 11 और 13 पर क्या होती है? यति। उलाला के अंदर प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, 15 और 13 पर क्या होती है? यति। ये आपके सामने उदाहरण है।
रोला और उलाला के, ये पहली जो 4 चरण है वो किसके हैं? रोला के। और अंतिम जो 2 चरण है वो किसके हैं? उलाला के। जब आप इसको बहुत अच्छे से देखोगे तो प्रथम 4 पंक्तियों के अंदर 24-24 मात्राएं हैं, बिल्कुल 11 और 13 पर यति मिलेगी आपको। और अंतिम जो दो चरण है उसमें 28-28 मात्राएं हैं, 15 और 13 पर यति मिलेगी आपको। चलिए, ये थी छपे छंद के कुछ लक्षण। आगे देखो वर्णिक गणबद्ध छंद। पहले हम पढ़ेंगे वर्णिक गणबद्ध छंद, उसके अंदर भी वर्णिक सम छंद। और हमारे पाठ्यक्रम के अंदर वर्णिक सम छंद है, उसमें भी द्रुत विलंबित, मदाक्रांता और मदगयंद सवैया। सबसे पहले हम द्रुत विलंबित छंद की लक्षण पढ़ेंगे। द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक सम छंद है। इसके अंदर प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? 12-12 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में क्रमशः नभभ्रा, नननभ्रा नहीं, नभभ्रा होता है। क्या होता है? नभभ्रा, ऐसे इसका सूत्र है। नभोभ्रो, मैंने शॉर्ट में लिखा नभभ्रा। नभभ्रा का अर्थ होता है मतलब क्रमशः पहले नगण, उसके बाद भगण, फिर भगण, उसके बाद रगण। मतलब नगण मतलब नस्ल। कैसे, मैं अभी आपको बता दूंगा। यह एक जगती जाति का वर्णिक समछंद है। जगती एक वैदिक छंद है और उसी जाति का एक वर्णिक समछंद है। कौन सा? द्रुत विलंबित। इसके अंदर जो यति होती है वो चरणांत होती है। चरण के अंत के अंदर यति होती है, चारों चरणों के अंत में। अब देखो, दिवस का अवसान समीप था। अब यहाँ वर्ण गिनने आपको, आधा वर्ण गिनती में नहीं आता। जो पूरा वर्ण है मतलब स्वर रहित वर्ण है वो गिनती में नहीं आएगा। जो पूरा वर्ण है वो एक गिना जाएगा। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर गुरु लघु कुछ नहीं होगा। गुरु लघु होता है आपके मात्राओं के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना। ये आप देख पा रहे हो कितनी 12 वर्ण है इसके अंदर। दूसरे में 12, तीसरे में 12, इसके अंदर भी 12। 12 वर्ण प्रत्येक चरण में। कौन सा छंद? द्रुत विलंबित। फिर इसमें क्या कहा कि प्रत्येक चरण में क्रमशः नभभ्रा। यहाँ कहा, क्या कहा गया ऊपर? ये छंद कैसा है? वर्णिक गणबद्ध छंद है। तो गणों का भी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहले नगण, नगण का अर्थ होता नस्ल। ये देखो ऊपर मैं लिख रहा हूं, मतलब लघु 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 है बिल्कुल। उसके बाद भगण मतलब भानस, गुरु लघु लघु। फिर बाद में भगण, गुरु लघु लघु। फिर बाद में क्या? रगण, रभान। उसके बाद में क्या? रगण, राजभा, सॉरी राज है भा, गुरु लघु गुरु। तो इस प्रकार ये इनका क्रम रहता है। पहले आप नगण देख सकते हो, उसके बाद में भगण देख सकते हो, उसके बाद में भगण देख सकते हो पुनः, और उसके बाद में रगण। ये लक्षण मैंने जब स्टार्ट में पढ़ाया ना, लक्षण इतना ज्यादा आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आप तो याद रखना कि प्रत्येक चरण में क्रमशः नभभ्रा होता है, क्योंकि 12 मात्रा वाला एक ही छंद आपके सिलेबस में है। कौन सा? द्रुत विलंबित। तो आपको 12 मात्राएं जहां भी दिखे तो आंख बंद करके कौन सा कर देना? द्रुत विलंबित कर देना। ये इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं। याद इतना रखना, लक्षण पूछा जाएगा कि प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ट्रिक याद रख लेना, नभ भरा, नभ भरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपके समवर्णिक छंद कौन सा? मदाक्रांता। कौन सा? मदाक्रांता। और ये भी वर्णिक गणबद्ध छंद है। कैसा है? गणबद्ध छंद है। इसमें भी गणों का पूरा ध्यान रखा जाता है। मदाक्रांता छंद के अंदर प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः मभन तत् मतलब मगण, भगण, नगण, नगण, तगण, तगण, ये क्रम से होंगे। और उसके बाद अंत में क्या होंगे? 2 गुरु वर्णों का क्या रहेगा? इसके अंदर क्रम रहेगा। ये लक्षण आपको इस प्रकार पूछा जा सकता है। इसमें क्या रहेगा? प्रत्येक चरण में क्रमशः पहले मगण, उसके बाद भगण, फिर नगण, फिर नगण, तगण, तगण, और अंत में क्या रहेंगे? 2 गुरु। उम्मीद करता हूँ ये नगण, मगण, तगण क्या है आपको अब बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि छंद का टॉपिक पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो और पता आपको अच्छे से होगा। ये तो अपनी रिवीजन कक्षा है, तो मैं रिवीजन के हिसाब से आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके प्रत्येक चरण में
चौथा वर्ण, 10वां वर्ण और 17वें वर्ण पर क्या लगती है? यति लगती है। ये बहुत विशेष ध्यान रखना। तो मदाक्रांता में 4 पहले चौथे वर्ण पर, उसके बाद में छठे वर्ण पर, फिर 7वें वर्णों पर क्या लग होती है? यति। ये दोनों लक्षण आपसे किसी प्रकार पूछा जा सकता है। अब देखिए कैसे मैं ये आपको पूरा समझाऊंगा वापस। यह वर्णिक समछंद है। कैसा? बिल्कुल हम पढ़ा। और चरणांत तुक अनिवार्य यहाँ पर नहीं है। चरण के अंत में तुक यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। हो तो भी चलेगा और नहीं हो तो भी चलेगा, कोई अनिवार्यता नहीं है मदाक्रांता छंद के अंदर। अब देखो यहाँ क्या लिखा हो? पहले क्या 17 वर्ण, बिल्कुल प्रत्येक चरण में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर 2 चरण लिए हैं। देखिए 17 वर्ण होते हैं। अब देखो प्रत्येक चरण में क्रमशः में क्या? पहले मगन होगा, य माता राज भा न, य माता रा माँ। यहाँ देखियो आगे कौन सा वर्ण है? संयुक्त वर्ण है, तो क्या होगा? गुरु। ये क्या आगे ऑलरेडी गुरु, ये मातारा हो गया पहले। फिर भगण है भानस, गुरु लघु लघु। उसके बाद नगण है नसल, लघु लघु लघु। उसके बाद में और नसल है मभन तत्, ये नया डबल आ गया मभन तत्। उसके बाद तगण है यमाता राज, एक मिनट रुकना ना। हाँ तो यमाता राजभान है, ताराज है तारा। चलिए ये नया होगा ही नहीं, मबन तत् होगा, ठीक है। समझ गया। ताराज देखिए यहाँ पर क्या? गुरु। यहाँ पर क्या होगा? गुरु, क्योंकि आगे वाला कैसा है? संयुक्त वर्ण है, ये हो गया लघु। फिर बाद में क्या? वापस ताराज, गुरु गुरु और ये लघु। फिर अंत में 2 क्या होंगे? गुरु वर्ण। ये देखिए गुरु दोनों। तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ये इस प्रकार प्रत्येक चरण में क्रमशः मभन तत् मतलब मगण भगण नगण तगण और तगण, और उसके बाद अंत में क्या होंगे? 2 गुरु होंगे। ये थोड़ी गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था ऊपर, उस वजह से हुआ। ठीक है, तो ये समझ गए। उसके बाद प्रत्येक चरण में 4 10 और 17वां वर्ण। पहले देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा वर्ण देखिए आप क्या होगा? यति होगी। लक्ष्मी माता यहाँ यति लगी। उसके बाद 10वें पर चौथा हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, यहाँ पर यति होगी। फिर 17वें पर ये लास्ट में यति होगी। अब देखिए नीचे मध्याक्रांता में 4 6 7 वर्णों पर यति कैसे? देखो पहले तो चौथे वर्ण पर पहला दूसरा तीसरा चौथा यति होगी। उसके बाद में छठे वर्ण पर पहला दूसरा वापस से काउंट करना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। उसके बाद में 7वां वर्ण, 7 वर्णों पर 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्णों पर यति होती है। ये तो 7 वर्णों पर, ये 7 17वें वर्ण पर। इस प्रकार ये पूछा जा सकता है, आप याद रख लेना। 4 में 6 जुड़े 10 हो गए, फिर 10 में 7 जुड़े 17 हो गए। सेम बात ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। अगला आपके मत गयंत सवैया, इसको आप मत गयंत भी बोल सकते हो या फिर मालती, ये दोनों सेम होते हैं। मतलब मालती के अंदर भी 23-23 वर्ण और मत गयंत के अंदर भी 23-23 वर्ण। ये छंद कैसा है? पहले तो ये वर्णिक समछंद है। कैसा है? वर्णिक समछंद, क्योंकि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 23 वर्ण होते हैं। सॉरी, प्रत्येक चरण में 23-23 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रम से 7 भगण, मतलब क्रम से भगण 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 भगण, कुल कितने भगण हो जाएंगे? 7 भगण। और अंत में क्या हो जाएंगे? 2 गुरु वर्णों का क्रम होता है। भगण भगण 7 भगण के बाद में 2 क्या होंगे? गुरु। और मदिरा, एक मदिरा सवैया छंद है, उसके आगे एक गुरु जोड़ने से क्या बन जाता है? मत गयंत बन जाता है। अब देखो, देखी बिहाल बिवाइन सो पराकंटक जाल लगे पुनी जोए। अब इसमें 23 वर्ण है, बिल्कुल आप गिनती कर सकते हो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 वर्ण होंगे। और इनका आप क्रम देखोगे तो गुरु लघु लघु, ये गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। आगे बढ़ो। गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, फिर है गुरु लघु लघु, सदगुरु लघु लघु। वापस दे गुरु लघु लघु, और अंत में क्या होंगे? दो गुरु। ये शायद सो पर, परा नहीं है, पर होगा। यहाँ पर क्या होगा? देखी बिहाल बिवाइन सो पर कंटक जाल लगे, परा नहीं, यहाँ पर क्या है? पर शब्द होगा। क्या होगा? पर होगा। तो इस प्रकार ये आपका क्रम रहने वाला है। मतलब आपसे आपको लक्षण याद होना चाहिए। इनके प्रत्येक चरण में क्रम से कितने भगण होते हैं? 7 भगण होते हैं, और अंत में 2 क्या होंगे? गुरु। ठीक है, चलिए आगे। अब आपके वर्णिक मुक्तक छंद, और वो आपके कौन सा है? एक ही पाठ्यक्रम है, मनहरण कवित छंद। मनहरण कवित छंद, मनहरण कवित, या इसको आप घनाक्षरी भी बोल सकते हो। ये कैसा? वर्णिक मुक्तक छंद है। कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। और इसमें कुल चरण कितने होते हैं? 8 चरण होते हैं। ये ध्यान रखना। कितने चरण होते हैं? 8, और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण। 8 8 8, 7 पर अथवा 16 और 15 पर क्या होगी? यति होगी। या तो फिर क्या होगी? 8 8 8 7 पर यति, और या क्या होगी? 16 या 16 15 पर क्या होगी? यति होगी। इसके लक्षण आपको याद रखने हैं। इसके चरण के अंत में क्या होता है? गुरु होता है। क्या होता है? गुरु। और अंत में गुरु लघु नहीं होता है। और अंत में क्या नहीं होगा? गुरु लघु नहीं होगा। ये इसके क्या है? लक्षण है। ये सारे लक्षण मैंने वो यहाँ पर लिख दिए। किस प्रकार याद करना? याद तभी होंगे जब आप एक सारणी बनाओगे, इसकी अलग से प्रॉपर तरीके से सारणी बना लेना, और फिर उस सारणी को अपने दिमाग में बिठा लेना। वैसे लक्षण पूछे जाते हैं तो लक्षण भले ही आप प्रश्न आपको बड़ा लगेगा, लेकिन उसके अंदर एक लाइन आसान होगी जो आपके सामने गलत देंगे। अभी हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, तब आप आराम से इसको समझ जाओगे। इतने हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। चरण कितने? 8, 4 और 4 कितने? 8 हो गए। और ये मुक्तक वर्णिक छंद है। मुक्तक वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में कितने? 31 वर्ण। आप गिनती करोगे टोटल कितने वर्ण होंगे? 31 वर्ण होंगे। 8 चरण होंगे। 8 8 8 7 पर, या फिर 16 या 15 पर क्या होगी? यति। या गिनती करो, 2 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मामला नहीं बैठ रहा। 16 और 15 पर तो क्या होगी? यति। ये 16 है और इधर क्या है? 15। 16 और 15 पर यति, और चरण के अंत में गुरु होता है। ये देखिए गुरु, और ये देखिए गुरु। और गुरु लघु नहीं होगा। चरण के अंत में क्या नहीं होगा? गुरु और लघु नहीं होगा। आप देख सकते हो, कहीं नहीं मिलेगा। ये था आपके मनहरण कवित छंद। अब है आपके सारे प्रश्न। इतने ही छंद आपके पाठ्यक्रम में थे। अब जितने प्रश्न आरपीसी ने आज तक पूछे हैं, 25 30, वो सारे प्रश्न फटाफट हम हल करेंगे। वा छवि को रस खानी विलोकत भारत काम कला निज कोटि। और उपयुक्त पंक्तियों के अंदर आपसे पूछा जा रहा छंद कौन सा है? इसके अंदर छंद कौन सा है? अब देखिए, पहले आप गिनती करो, वर्णों को गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 वर्ण अभी हमने पढ़ा कौन से में होते हैं? 23 वर्ण होते हैं आपके मत गयंद सवैया के अंदर। इसमें होते हैं मत गयंद सवैया में। कितने वर्ण है? 23 वर्ण है। आप गिनती करोगे तब आराम से आप समझ जाओगे। ऊपर भी 23 और नीचे वाले में भी 23। और ये अभी पूछा आपके फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम के अंदर। आगे चलो। प्रबल जो तुम, मतलब इन पंक्तियों के अंदर छंद आपसे पूछा जा रहा है। अब इतना छोटा छंद कौन सा होता है? पहली बात तो 2 छोटा आपको दिखाई नहीं दे रहा, सीधी बात है। तो आप इन वर्णों को गिनिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले ही छंद को गिन लीजिए, यहां से आप समझ जाओगे। 12 किसमें होते हैं? 12 वर्ण। इन सभी में 12 12 वर्ण। और छंद कौन सा हो जाएगा आपके? द्रुत विलंबित छंद। कौन सा? द्रुत विलंबित छंद। मैंने क्या बताया? नभभरा, नभो भरो। शॉर्ट में लिख सकते हो लगन भगण, भगण और रगण, नभभरा। आगे देखिए, इन पंक्तियों के अंदर आपसे पूछा जा रहा कि कौन सा छंद है। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको शॉर्ट छंद के बारे में देख लीजिए एक बार। देखो, मात्राएं गिनो। क्या गिननी है आपको? मात्राएं। या लघु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु। इधर और गुरु, लघु लघु, गुरु लघु। अब देखो, गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मामला कहाँ पहुंच गया? 17 पर। अब देखते हैं और। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ कितनी आई? 16। इधर कितनी आई है? 17। एक को और गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ तो कुल मिला के ये 16 16 मात्रा वाला छंद है। और 16 मात्राएं कौन से छंद के अंदर होती है? चौपाई छंद के अंदर होती है। कौन से छंद में होती है? चौपाई छंद में। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। तो इन पंक्तियों के अंदर आपसे पूछा जा रहा है छंद। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? एक दिया गया द्रुत विलंबित, जो एक वर्णिक छंद है। बाकी सारे कैसे दिए गए यहाँ पर? मात्रिक। एक ये दिया गया वर्णिक, पर देखो एक बार गिनती करो, मात्राएं देखो। लघु लघु गुरु, लघु गुरु, गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पर यति लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 पर यति। अब 16 और 12 कुल मात्राएं कितनी होगी? 16 और 12 28। 28 मात्राएं और 16 और 12 पर यति। कौन से छंद के अंदर? हरिगीति का छंद के अंदर। ये कैसा छंद है? एक मात्रिक सम छंद है। इसके ये मात्रिक छंद है और इसके में जो यति होती है वो 16 और 12 पर यति होती है। 16 और 12 पर कुल मात्राएं 28। निम्नलिखित में से किस विकल्प में छंद का लक्षण सही नहीं है? अब ये लक्षण से संबंधित देखो, इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हरिगीति का मात्रिक अर्धसम छंद है। हरिगीति का मात्रिक अर्धसम छंद है। कैसा छंद है? आपने पढ़ा है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल होती है। दोहा छंद के विषम चरण में, दोहा के विषम में 13 और सम चरणों का में 11 मात्राएं बिल्कुल होती है। हरिगीति का छंद के अंत में लघु गुरु आता है, ये आपने पढ़ा। बिल्कुल लघु गुरु आता है। 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर यति होती है। हरिगीति का अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम नहीं है, ये कैसा है? सम मात्रिक छंद है। कैसा है? सम मात्रिक छंद है। याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इन पंक्तियों के अंदर आपसे पूछा जा रहा छंद, छंद कौन सा है? पहले एक बार हम ऊपर वाला ही देखते हैं। देखो, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 मात्राएं आपको दिखाई दे रही है और 28 मात्राएं दिखाई भी दे रही है। अब उलाला हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। उलाला में भी 28 मात्राएं होती है। अब यति देख लेते हैं। उलाला में 15 और 13 पर होती है, लेकिन हरिगीतिका में 16 और 12 पर।
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये यति होगी। देखो, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए। बिल्कुल 16 और 12 पर यति और कुल 28 मात्राएं कौन से छंद में? हरिगीति का छंद में। इन पंक्तियों के अंदर आपसे पूछा जा रहा छंद कौन सा है, कौन सा छंद है। अब देखो, सारे मात्रिक छंद दे रखे हैं, मात्राएं गिनती करो। देखो, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 पर यति लगी। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 11 पर यति नहीं, सॉरी, दोहा के अंदर क्या होता है? विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरण में कितनी होती है? 11 मात्राएं। आप देख सकते हो 13, ये विषम चरण के अंदर 13 मात्राएं, सम के अंदर 11 मात्राएं। छंद कौन सा? दोहा छंद। कौन सा? दोहा छंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिगीति का छंद के विषय में सही नहीं है। प्रश्न है आपके, हरिगीति का छंद से संबंधित सही नहीं है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं बिल्कुल होती है। चरण के अंत में गुरु लघु, चरण के अंत में आपके गुरु लघु नहीं होता। क्या होता है? लघु गुरु होता है। क्या होता है? लघु गुरु। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको तैयार होके जाना है। 16 और 12 पर यति बिल्कुल। गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीतिका बनता है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संगत है? पूछा क्या जा रहा है? संगत। एक संगत है, बाकी सारे क्या है? असंगत है। एक संगत और बाकी सारे असंगत। दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं। चौपाई में 16 वर्ण नहीं होते। क्या होते हैं? मात्राएं। 16 मात्राएं होती। क्या होती है इसके अंदर? 16 मात्राएं। ये क्या है? असंगत है आपके। फिर आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संगत है? मदाक्रांता वर्णिक मुक्तक छंद है, बिल्कुल नहीं है। वर्णिक छंद है लेकिन मुक्तक नहीं है, ये भी असंगत है। ये भी असंगत है। और हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 15 और 13 पर यति नहीं, 16 और 12 पर होती, 15 और 13 पर उलाला पर होती है। ये भी क्या है? असंगत। इस प्रकार संगत कौन सा है? दोहा मात्रिक अर्ध समछंद है। दोहा कैसा छंद है? मात्रिक अर्ध समछंद है। ये आपके संगत है। उपयुक्त कवितांश में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? देखिए, पहले एक बार पहला द्रुत विलंबित देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 वर्ण है। और 12 12 वर्ण किसके अंदर होते हैं? आपके द्रुत विलंबित छंद के अंदर। नभ भरो, नभ भरो। निम्नलिखित में से छंद विषय असंगत कथन आपसे पूछा जा रहा है। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, बिल्कुल 26 नहीं होती। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती है। सोरठा छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती है, बिल्कुल। सम चरणों में 13 और विषम में कितनी होती है? 11। मतलब विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13। दोहा का उल्टा क्या था? सोरठा। दोहा छंद के सम चरणों के अंत में क्या होता है? गुरु लघु होता है, बिल्कुल होता है। चौपाई एक मात्रिक समछंद है, बिल्कुल है। 16 मात्राओं का एक मात्रिक समछंद है। असंगत कौन सा है? एक। ये आपके लक्षण इस प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोहा छंद का लक्षण है? दोहा छंद का लक्षण नहीं है। दोहा छंद के सम चरणों में 11 मात्राएं होती है, विषम में 13 मात्राएं होती, बिल्कुल होती है। दोनों कथन सत्य है। विषम चरण तुकांत होते हैं और ये अर्ध सममात्रिक छंद है, बिल्कुल। लेकिन इसके जो सम चरण होते हैं वो क्या होते हैं? तुकांत होते हैं, विषम नहीं होते। कौन से चरण होते हैं? सम चरणों, सम चरण है वो क्या होते हैं? तुकांत होते हैं। मतलब दूसरे का तुक है वो चौथे से मिलता है। चौपाई के संबंध में सही पूछा जा रहा है, मतलब एक सही है, 3 गलत है। चौपाई के प्रत्येक चरण 12, बिल्कुल नहीं। चौपाई के प्रत्येक चरण 26, बिल्कुल नहीं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, बिल्कुल सही। ये आपका कथन सत्य है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जल से भर गए।
गलती से लिखा होगा। और पंक्तियों में कौन सा छंद है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा छंद है। एक बार आप गिनती करके इसको देखिए। मात्रिक छंद, बिल्कुल सारे मात्रिक छंद है तो मात्राएं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 28 मात्रा वाला छंद कौन सा है, हरिगीति का। 16 12 पर यति देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये यति, और उसके बाद में 12 पर यति। तो छंद कौन सा है, हरिगीति का। सोरठा छंद है। सोरठा छंद कैसा है, हमने अभी पढ़ा। सोरठा है आपके सोरठा छंद, पहली बात तो आपको पता मात्रिक छंद है। कैसा है, मात्रिक है। और दो, जैसा दोहा है वैसा ही सोरठा है। तो दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है, सोरठा भी कैसा है, मात्रिक अर्धसम छंद। सोरठा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं नहीं होती, हम पढ़े। सोरठा के विषम चरणों के अंदर कितनी मात्राएं होती है, 11, और सम में कितनी होती है, 13 मात्राएं होती है। और दोहा के अंदर विषम चरणों के अंदर 13 मात्राएं और सम चरणों के अंदर कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं। पानी गए न उबरे मोती मानसून, यह किस छंद की पंक्ति है, कौन से छंद की पंक्ति है। सारे मात्रिक छंद है। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 4 6 7 8 9 10 11 12 किस छंद का उदाहरण है। 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सॉरी 11 ही है। 13 और 11 किसके अंदर होते हैं, मतलब विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11। कौन सा छंद, दोहा छंद। कौन सा छंद, दोहा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कवित प्रत्येक चरण, कवित के प्रत्येक चरण में 32 वर्ण, बिल्कुल नहीं। कितने होते हैं, मनहरण कवित हमने पढ़ा 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, यह सत्य है। हरिगीति का प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, बिल्कुल। द्रुत विलंबित वर्णिक समवृत्त छंद है, एक वर्णिक सम छंद है, बिल्कुल है। हमारे जो सलेब पाठ्यक्रम में है वो सारे वर्णिक सम छंद ही है, चाहे द्रुत विलंबित हो, चाहे मदाक्रांता हो, चाहे मतगयंत सवैया हो। और चौपाई मात्रिक समछंद है, बिल्कुल। चौपाई एक मात्रिक समछंद है। दोहा और सोरठा मात्रिक अर्ध समछंद है। निम्न में से सोरठा छंद में नहीं होता है। विषम चरण में 11 मात्राएं, बिल्कुल। सम में 13 मात्राएं, बिल्कुल। ये मात्रिक अर्ध सम, बिल्कुल। और सम चरण तुकांत, सम चरण नहीं होता है। सम चरण तुकांत होते हैं आपके किसमें, दोहा के अंदर। तो दोहा सोरठा, दोहा का उल्टा सोरठा है, तो किसमें होंगे, विषम चरण। ये प्रश्न आरपीसी द्वारा ही पूछे गए। कुंडलिया छंद के विषय में असंगत विवरण आपसे पूछा जा रहा है। कौन से छंद के बारे में, कुंडलिया छंद के बारे में। दोहा और उलाला के मिश्रण से बनता है। असंगत पूछा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। उलाला नहीं, यहाँ दोहा और रोला के मिश्रण से कौन सा बनता है, कुंडलिया छंद बनता है। दोहे की 2 पंक्तियां कुंडलिया के प्रथम 2 चरण माने गए, बिल्कुल माने गए। दोहे का प्रथम चरण जिस शब्द से आरंभ होता है वही शब्द कुंडलिया के अंत में आता है, बिल्कुल हमने पढ़ा। और इसमें 6 चरण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। छप्पे के संदर्भ में सही विवरण कौन सा है, यह एक मात्रिक छंद है। यह 26 और सही विवरण आपसे पूछा जा रहा है छप्पे छंद के बारे में। एक मात्रिक छंद है, बिल्कुल ये मात्रिक छंद ही है, सही विवरण ही है। यह 26 और 28 मात्राओं का मिश्रण बिल्कुल नहीं बनता। इसके प्रथम 2 चरण ही रोला छंद के होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। 4 रोला के, 2 उलाला के, और अंतिम 4 उलाला के नहीं। ये 2 नहीं, कितने होते हैं, 4। और जो 4 चरण है वो 4 नहीं, यहाँ पर कितने, 2। यहाँ क्या लिखा, 26 और 28 मात्राओं के मिश्रण से बनता है, नहीं। ये 24 मात्राएं किसके अंदर होती है, रोला के अंदर। कितनी होती है, रोला के अंदर। तो याद रखिएगा, 24 रोला की और 28 उलाला की मात्राओं के मिश्रण से बनता है, बिल्कुल। कि प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और इसके जो अंतिम
दो चरण है वो किसके होते हैं, उलाला के होते हैं, याद रखिएगा। चौपाई छंद का लक्षण नहीं है, चौपाई जो छंद है उसका लक्षण नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, आप उत्तर इसका दीजिए। चौपाई छंद का लक्षण। इसमें 4 चरण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, बिल्कुल होती है। तुक दूसरे चरण की चौथे चरण से मिलता है। हमने चौपाई के अंदर क्या पढ़ा था, पहले का दूसरे से और तीसरे का चौथे से तुक मिलता है, दूसरे चरण का चौथे से नहीं। याद रखिए ये गलत है। और प्रत्येक चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग क्या है, वर्जित है, बिल्कुल हमने पढ़ा, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, इस छंद के अंदर मतलब इस काव्यांश के अंदर कौन सा छंद है, आपसे पूछा जा रहा है। 4 चरण है, बिल्कुल है। पहले देखते हैं द्रुत विलंबित। एक दो, द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है, तो आप वर्णों की गणना करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल 12 12 वर्ण, और 12 12 वर्ण किसमें होते हैं, द्रुत विलंबित के अंदर होते हैं। अब आप कहोगे कि आपको तो आपने मतलब पहले से पढ़ रखा तो ध्यान है, तो आपको कुछ ना कुछ इसके लक्षण भी आने चाहिए। लक्षण आएंगे तभी आप आराम से इसको कर पाओगे। चौपाई हो नहीं सकता, कवित्व हो नहीं सकता, कुंडलियां हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है कौन सा होगा, द्रुत विलंबित होगा। तो लक्षण आपको सारे छंदों के आने ही चाहिए। इन पंक्तियों के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा छंद है। अब देखिए, दोहा, सोरठा, उलाला, गीति का सारे मात्रिक, तो मात्राएं गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी है 24। 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 24 है। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अकबर समद अथा तय डूबा हिंदू तुर्क। तो ये 11 विषम चरण में 11 और सम चरण में कितनी 13 मात्राएं किसके अंदर, 13 मात्राएं किसके अंदर होती है, ये होती है आपके सोरठा में। भाई विषम चरण के अंदर 11 मात्राएं और सम चरण के अंदर 13, यहां भी देख लो 2 4 6 7 8 9 10 11। मेवाड़ उत्तीर्ण महा पौर्ण फूल प्रताप सी, तो ये 11 और 13 देखिए। तो यहाँ छंद कौन सा हो जाएगा, आपके सोरठा छंद हो जाएगा। हरिगीति का छंद के विषय में असंगत आपसे पूछा जा रहा है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, बिल्कुल। अंत में लघु मात्रा, लघु गुरु मात्रा होती है, बिल्कुल। अंत में लघु गुरु, उल्टा देके भी पूछ सकता, गुरु लघु अभी पूछा था पहले। 12 और 16 पर यति, ये उल्टा दे दिया। यति कब होती है, 16 और 12 पर। और गीतिका के प्रथम चरण में, मतलब गीतिका के चरण में 2 मात्राएं जोड़ने से कौन सा, हरि गीतिका, बिल्कुल सत्य। मदाक्रांता छंद का सही क्रम, गणों का सही क्रम कौन सा है, हमने पढ़ा मबन तत् 2 गुरु। तेरा देखो मबन तत् और अंत में क्या होते हैं 2 गुरु, ये मदाक्रांता छंद। और मदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। ये एक वर्णिक छंद है। और वर्णिक में कैसा, वर्णिक गणबद्ध सम छंद है। छप्पे छंद विषय कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है, असंगत कौन सा, छप्पे छंद, मतलब असंगत पूछा इसमें जा रहा है। छप्पे की गणना अर्ध सम छंदों में की जाती है। कि प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 चरण उलाला के, बिल्कुल अभी पढ़ा। 6 चरण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये कैसा है, विषम मात्रिक छंद है। कैसा है, छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पे छंद कैसा है, एक विषम मात्रिक छंद है, याद रखिएगा।
कौन सा विकल्प सही नहीं है? मदाक्रांता समवृत्त छंद है, द्रुत विलंबित समवृत्त छंदों का एक भेद है, सही नहीं है। मदाक्रांता में 5 5 7 वर्णों पर यति होती है, बिल्कुल ये सही नहीं है। और नगण 2 भगण और रगण के योग से द्रुत विलंबित छंद बनता है। मदाक्रांता में 5 5 7 वर्णों पर यति होती है, बिल्कुल नहीं। ये हमने क्या पढ़ा था? 4 6 और मतलब 4 6 और 7 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। 4 6 और 7 वर्णों पर क्या होती है? यति होती है। नगण 2 भगण और रगण के योग से द्रुत विलंबित छंद बनता है। नभ भरा, हमने क्या पढ़ा? नभ भरा एकदम सही है। छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है? सोरठा की गणना मात्रिक छंद के अंतर्गत की जाती है। सोरठा कैसा? मात्रिक छंद, बिल्कुल सही बात है। दोहा और सोरठा दोनों ही अर्ध सम छंद है, बिल्कुल सही। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा है, बिल्कुल सही है। सोरठा छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11, ये असंगत है। विषम चरणों में तो होगी 11 और सम चरणों में 13, और यहाँ जो दे दिया वो दोहे का लक्षण दिया था पहले। कुंडलिया छंद के संबंध में त्रुटिपूर्ण आपसे पूछा जा रहा है। कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा के और शेष 4 चरण रोला के। कुंडलिया के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्राएं। और कुंडलिया के दूसरे चरण के अंत के शब्द तीसरे चरण के प्रारंभ में आते हैं, बिल्कुल। कुंडलिया सम मात्रिक छंद है, बिल्कुल ये सम मात्रिक छंद नहीं है। कैसा? एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया कैसा है? विषम मात्रिक छंद है, याद रखिएगा। बाकी इसके प्रथम 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के। दोहा का जो प्रथम चरण है वो कुंडलिया का अंतिम शब्द होगा। प्रथम मतलब दोहा का प्रथम शब्द कुंडलिया छंद का अंतिम शब्द होगा। और कुंडलिया के दूसरे चरण के अंत के जो शब्द है वो तीसरे चरण के प्रारंभ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हमने पढ़ा। ये थे आपके छंद से संबंधित सारे प्रश्न। ये था आपके छंद का टॉपिक। थोड़ा से साथ नहीं दे रही थी इसलिए थोड़ा धीरे भी बोला मैं, और थोड़ा आपको ऐसे लगा होगा नॉर्मल कि एनर्जेटिक फील नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। अगर आप हमारे मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो आप मार्केट से भी ये मॉडल पेपर ले सकते हो, और ये मॉडल पेपर आप तैयारी कर लो, ऑनलाइन ऐप से भी मंगवा सकते हो। इससे पहले वाली कक्षाएं और ये कक्षाएं आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली एक और बेहतरीन कक्षा के साथ, और वो हमारी कक्षा होगी रस की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।